Hello everyone, a warm welcome to you, a warm welcome in your physics class. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. My name is Mohit Mittal. I am your physics faculty. The topic for the day is current electricity. The topic for the day is current electricity. सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं पिछले चैप्टर का, पिछले लेक्चर का, जिसमें हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने जाना था कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है ना। तो व्हाट इज करंट, ये हमने बातें कर ली थी। सी, इलेक्ट्रिक करंट कब होगा? जब एक चार्ज पार्टिकल किसी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया से, वन साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया से दूसरे साइड पर आपका क्रॉस कर जाएगा, तब हमने उसको बोला था इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। वेन एवर अ चार्ज flows from one side of the conductor to other side of conductor, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया का, कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक साइड से दूसरी साइड अगर क्रॉस कर जाएगा तो बोला गया कि इलेक्ट्रिक करंट आपका आएगा। ठीक है ना। हमने बात करी थी एवरेज करंट के फॉर्मूले के लिए, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस करंट होता है आपका डी क्यू बाय डी टी। करंट आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है ना। और जो ऐसा यूनिट होती है करंट की, वो होती है आपके पास एम्पेयर। डायमेंशन हमने देखा था ए की पावर 1। करंट एक होती है स्केलर क्वांटिटी, होती तो कायदे से टेंसर है, याद होगा आपको, बट हमने क्या लिया है इसको स्केलर, बिकॉज हमारे सिलेबस में टेंसर नहीं है। ऑल्सो करंट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बचपन में पढ़ा था। छोटा सा क्विक रिव्यू कर रहे हैं बच्चों, छोटा सा क्विक रिव्यू हम कर रहे हैं। हमने चार्ज का अगर क्वेश्चन दे रखा था तो हमें करंट इंस्टेंटेनियस निकालना आना चाहिए और हमको एवरेज करंट की वैल्यू भी निकालना आना चाहिए। इस पर हमने एक सवाल करा था। ऑल्सो अगर करंट दे रखा है तो कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, तो हमने उस पर भी एक सवाल कर लिया था। अब बात करते हैं मेन टॉपिक जो हमारा था, करंट की कथा, करंट की रामायण, मतलब करंट होता क्या है, कब फॉलो करता है। तो फटाफट से इसका मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ। इट विल टेक approximately 5 to 10 minutes to revise all these concepts, which is very very important to understand the today's topic. तो देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे हमने क्या एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस कंडक्टर को पुट कर दिया। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड इन द कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज आगे मूव कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज पीछे मूव कर जाएगा और यहाँ पर चार्ज आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से आपका यहाँ पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या आएगा बच्चे? यहाँ पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, साथ में उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंड हेंस E net will be equal to 0 inside the conductor। कंडक्टर में E net 0 होगा इस केस में। बट अब हमने क्या किया, कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट्स की हमने बैटरी लगा दी। ठीक है ना। इस V वोल्ट की बैटरी के चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्सटर्नली डेवलप होगी अपने आप, ड्यू टू बैटरी V से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी। और यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी हैव अ वायर। इस मेटालिक वायर के थ्रू हमारा चार्ज पार्टिकल फ्लो कर जाएगा। दैट इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। अगर कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा चार्जेस का, तो कोई भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके अंदर नहीं आएगी। कोई भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी तो मतलब कि आपकी E net यहाँ पर 0 नहीं हुआ है, बराबर ये E के बराबर होगा। और ये E क्या होगा, कहां से आया? इस बैटरी की वजह से, इस बैटरी की वजह से। एंड ड्यू टू दिस E प्लस जो होगा वो आपका आगे जाएगा। अब हमने ये कन्वेंशन बोला था कि भैया आपका जो करंट होगा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जा रहा है। ठीक है ना। और डायरेक्शन जो करंट की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगी या फिर प्रोटॉन के फ्लो की सेम डायरेक्शन होगी। बट इन रियलिटी आपका कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये हमने बोला था आपको। बट मैंने बताया था कि हम इजीनेस के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिक्स करेंगे, प्रोटॉन को मूव करवाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएंगे, और करंट डायरेक्शन क्या होगी, प्रोटॉन की डायरेक्शन की सेम होगी। ये हमने बात करी थी इतना। अब मैं बात करता हूं कि इस पॉइंट पर, हाई पोटेंशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी Q into V थी, और लो पोटेंशियल यहाँ पर इस वाले सेकंड नंबर पॉइंट पे लो पोटेंशियल था 0 के बराबर, हमने मान लिया। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है, तो चार्ज के पास यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा, यहाँ पर 0, तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर एनर्जी डिप्लीट हो गई। 2 पॉइंट से चार्ज पार्टिकल थका हारा बैटरी के पास आएगा, बैटरी उसको एनर्जी देगी, एनर्जी के बाद ये 1 पॉइंट पे जाएगा, काम करेगा, आ जाएगा, और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। अब फिर हमने आगे बात किया था कि भैया अगर कंडक्टर है आपके सामने, मान लीजिए कंडक्टर पेन मेरे पास रखा हुआ है घर में, ठीक है ना, और उसको हमने क्या किया बेटा, थर्मली एजिटेट हो रखा है वो, तो वो क्या करेगा, उसमें आपका पार्टिकल जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करेगा 0 के बराबर, तो कोई करंट होगा नहीं। दैट इज पार्टिकल रैंडम मोशन करते करते अपनी इनिशियल लोकेशन पे आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में आगे फ्लो नहीं किया, एरिया फ्लो नहीं किया, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया से आगे गया, इस एरिया को इसने आगे क्रॉस नहीं किया, देखो क्या इस एरिया को इसने आगे क्रॉस किया, जल्दी बताओ मुझे चैट सेक्शन में, नहीं।
एरिया इसने आगे क्रॉस नहीं किया। अगर एरिया क्रॉस नहीं किया तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करा। तो हमने क्या बोला कि अगर आपका एक अपना कंडक्टर रखा होता है कहीं टेबल पे कहीं पर भी, तो उसमें कोई भी करंट नहीं होता है, ठीक है ना, बिकॉज रीजन ये था। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी जीरो। अब ये ध्यान रखना, ये एवरेज वेलोसिटी का हम नाम देते हैं बेटा थर्मल वेलोसिटी। नाम दिया गया बच्चे ये थर्मल, क्योंकि ये थर्मल एजिटेशन वैसे हो रहा है रूम टेम्परेचर में, तो थर्मल वेलोसिटी देते हैं हम इसको नाम ना कायदे से। थर्मल वेलोसिटी यूज से हमने लिखा, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं है, स्पीड तो बहुत ज्यादा है वेलोसिटी से, बिकॉज डिस्टेंस बहुत बड़ा था आपका डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए हमने ये लिखा था। और स्पीड की वैल्यू जो आती है वो आती है 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया आगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी। व्हाट वी डिड, वी अप्लाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, अक्रॉस दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ, ये चार्ज पार्टिकल इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आगे खिसक गया। खिसक गया, खिसका कैसे कि भैया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी, तो आप कहीं पर भी इधर उधर भाग भी रहे हो तो मैं आपको धक्का दूं तो आप थोड़ा खिसक जाओगे। खिसकना मतलब ड्रिफ्ट हो गए, खिसकना मतलब ड्रिफ्ट हो गए। अब ये ड्रिफ्ट किसी टाइम में हुआ होगा, डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट एक टाइम में, तो आपके पास क्या आई है बच्चे, वेलोसिटी आई। उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या बोला, एक पार्टिकल तो है नहीं, बहुत सारे पार्टिकल, तो सबके लिए हमने एवरेज वेलोसिटी नाम दिया था। और यही एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगा, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, तो बोला गया कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने बोला कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है उसी को नाम दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपका है तो। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से आई, ड्यू टू अ बैटरी ऑफ वी बोर्ड्स, बैटरी ऑफ वी बोर्ड्स की वजह से आई। तो इन रियलिटी आपका चार्ज पार्टिकल थर्मल मोशन, रैंडम मोशन तो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन की वजह से उसके पास एक वेलोसिटी और आ गई, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी आगे बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके पास और आ गई, ठीक है ना। तो वेलोसिटी दो है इसके पास, एक कौन सी, थर्मल, और एक ड्रिफ्ट, यहां से समझ रहे हो, टोटल नेट। बट आप एवरेज की बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे, तो जो थर्मल वाली वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया था थर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, यही जो मैंने समझाया, वेलोसिटी विद विच फ्री पॉजिटिव्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया आई गेस, थोड़ा ध्यान से लिख लेना यहाँ पर, देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई शायद। डिफाइंड एज वेलोसिटी विद इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पर जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है। वेलोसिटी विद विच फ्री जो पॉजिटिव वाले हैं वो आपको किधर चलाएंगे, लो पोटेंशियल की तरफ चले जाएंगे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे, अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे को हमने बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन निकाला था। तो रिलेशन क्या होता है, I इक्वल्स टू NEAVD के बराबर फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना आपको, डेरिवेशन हमने की थी। तो I इक्वल्स टू NEAVD हमने फॉर्मूला निकाला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बस हमने लास्ट लेक्चर में इतना ही पढ़ा था आई गेस। अब हमें करना है, इसके आगे की बातें कंटिन्यू करनी है। तो अभी तक कोई डाउट है बच्चे तो मुझसे आप चैट बॉक्स में अभी एकदम लिखिए, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। एंड ऑल दोस हु वांट मी टू मूव फॉरवर्ड, फटाफट से पार्टिसिपेंट्स में जाओ और लाइक बटन प्रेस करो, फटाफट से पार्टिसिपेंट्स में जाओ और लाइक बटन प्रेस करो अगर आप चाहते हैं कि मैं मूव करूं आगे। एवरीवन प्लीज प्रेस लाइक बटन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। चार्ज कैरियर कुछ नहीं है, एक तरह से आप ये सोचो कि यू हैव अ बस में आप बैठ के जा रहे हो, तो चार्ज किसी पर बैठ के आगे मूव कर रहा है, बस ये समझिए। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, कितने चार्जेस बैठ के जा रहे हैं, और एक चार्ज कैरियर पे एक ही चार्ज होगा, ठीक है। चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने बता दिया है आपके सामने, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी जो आपको देखना था। और हम आगे मूव कर रहे हैं, बाकी सारे डाउट्स क्लास के बाद, लेंगे। अब हम कर रहे हैं बच्चे आगे मूव। सर सॉरी, अमन यार, पोल कंडक्ट कर लो अगर आप डाउट आप जब तक पढ़े कर लूं। आपकी आवाज गायब हो गई। हेलो हाय, आ रही है ना आवाज? हेलो, अभी आ रही है। सर कर लीजिए आप, यू कैन कंटिन्यू, ऐसा इशू नहीं है। नहीं आप कर लीजिए कोई बात। Students, I've just launched a poll. Please give us some feedback about Mohit sir classes. It will just take 2 minutes of your time, 2 minutes only.
Please do that so that the class will continue. And sorry for the interruption, sir also and students also. No issue, sir. आपके डाउट थोड़ी देर में ले लूंगा बच्चों, अभी आप इस पोल पे आंसर कर दो। You can take doubts sir जब तक अगर ऐसा है तो fine. ठीक। एक बच्चा पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन टेंसर एंड स्केलर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिफाइन करने के लिए यू नीड जस्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दे डोंट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हमने उनको बोला टेंसर क्वांटिटी। हमारे सिलेबस में टेंसर नहीं है, इसलिए हमने सारी टेंसर क्वांटिटीज को चार्ज और स्केलर क्वांटिटी नाम दे दिया, ठीक है। हमने उनको स्केलर क्वांटिटी नाम दे दिया, ओके। एक बच्चा पूछा है क्यू इक्वल्स टू एनी रेट कर सकता है, क्यू इक्वल्स टू कैपिटल एनी, वो वही है ना। नहीं बच्चे, क्यू होगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस दैट इज योर कैपिटल एन, और एक चार्ज पर छोटा ही होता, एक कैरियर पे छोटा ही चार्ज होगा, तो कैपिटल एन इंटू ई। तो क्यू होगा कैपिटल एन इंटू ई, नॉट स्मॉल एन इंटू ई। यस आयुष चौधरी, जो पिछला फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, जो पिछला फॉर्मूला था आपका आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, उसमें ये ए एरिया ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया ही है, ठीक है। उसमें ये कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया ही है, ये वाला एरिया देख लो, ठीक है। तो आयुष का डाउट क्लियर हो गया है आई गेस, आदि का भी क्लियर हो गया। और कौन है? अनमोल का भी हो गया। कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और छोटू एन टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बाय डेफिनेशन है बच्चों, दीज थिंग्स आर बाय डेफिनेशन, ओके, दीज थिंग्स आर बाय डेफिनेशन, ध्यान रखेंगे। दीज थिंग्स आर बाय डेफिनेशन। कोई डाउट है? बच्चों डू यू हैव एनी अदर डाउट्स? टेंसर रैंक मुझे नहीं पता यार क्या होता है, मैं पढ़ के बता दूंगा टेंसर रैंक क्या होता है। रैंक, ठीक है ना, वो नहीं पता मुझको। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है वो मैंने तुम्हें बता दिया, ओके। बच्चे एक मटेरियल में कैपिटल एन को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे फॉर आवर सिलेबस। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे चीजों को तो आपको आउट ऑफ सिलेबस चीजें मिल सकती हैं, तो आप सिलेबस पे बिल्कुल स्टक करें, प्लीज स्टक ऑन योर सिलेबस। सिलेबस के लिए ही बातें करें आप प्लीज, ठीक है, ओके। तो चलो क्लास शुरू करें। आई गेस अब हम बहुत लेट हो चुके हैं, वी शुड स्टार्ट अ क्लास। और मैं पहले बता दूं आपको, हम थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड करेंगे, वी विल एक्सटेंड अ क्लास फॉर मान लो 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूं। ये अगर इस पर सब रेडी है तो फटाफट से यस बटन प्रेस कर दीजिए। आई विल एक्सटेंड माई क्लास फॉर 5 to 10 मिनट्स, इफ यू ऑल आर रेडी प्लीज प्रेस यस, अदरवाइज नो बटन, नो प्रेस कर दो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, राजा मैं हूं इस क्लास का, डॉन मैं हूं इस क्लास का, चलेगी मेरी ठीक है ना, तो इट्स ऑन यू। चलो आओ। तो उसके बाद मैं आपके डाउट्स ही डाउट्स लूंगा क्लास में, आपको पता है कि मैं डाउट्स लेता हूँ क्लास के बाद आपके। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज का लेक्चर शुरू करना है ना हमें, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्मॉल थिंग्स। तो छोटी छोटी हेडिंग डाल दो, कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स हैं जो हमको बारे में बात करके हम आगे मूव करेंगे। सबसे पहले एक हेडिंग डाल दीजिए फटाफट से, एवरेज, या फिर ऐसे डालो पहले तो मीन फ्री पाथ। हेडिंग डाल दो भाई, मीन फ्री पाथ। एवरीवन हेडिंग डालो, मीन फ्री पाथ। इसको हम लिखते हैं बच्चों लैम्डा से। मीन फ्री पाथ को हम लिखते हैं बच्चों लैम्डा से, ठीक है ना। तो होता क्या है जरा समझिए,
यू नो डैट कंडक्टर के अंदर हमने जाना था पिछली क्लास में कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज था, कोई भी चार्ज था, अगर वो मूव करेगा तो वो कोलाइड करेगा, राइट, हमने ये जाना था। कोलिजन किसी भी पैटर्न पे हो सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है हमारे पास, कोलिजन किसी भी पैटर्न पे हो सकते हैं, हमें कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना, ये हमने पिछली क्लास में जान लिया था। तो मान लो ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपके कोलिजन हुए, कंडक्टर के अंदर क्या हो गया आपके, मान लीजिए कोलिजन हो गए, ठीक है ना, और कंडक्टर के अंदर कोलिजन कुछ इस हिसाब से हुए थे। तो तुम भी कहते होंगे सर जब भी आप ये गोला बनाते हो हमारी जिंदगी में बवाल मच जाता है, ऐसा तो नहीं है ना? क्यों भाई, तुम्हारा एक कंडक्टर हो गया, देख लो भाई, दिस इज माय कंडक्टर, ठीक है, ये मेरे इसके कंडक्टर आ गया, ठीक है। अब इस कंडक्टर में मान लीजिए आपकी बैटरी लगी हुई है, पहली बात तो एक बैटरी लगा रखी है हमने, ये ठीक है, ध्यान रखना बैटरी हमने लगा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैटरी नहीं भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी नहीं भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, समझाओ तुम। तो बच्चे चार्ज पार्टिकल ने जितनी आपकी ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है कोलिजन के पे, ठीक है ना, मान लो इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक आने के लिए चार्ज पार्टिकल ने जितना भी डिस्टेंस आपका ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया बच्चों, मीन फ्री पाथ नाम दिया। क्या नाम दिया है? मीन फ्री पाथ नाम दिया। तो लैम्डा क्या बोला जाएगा बच्चे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, total distance traveled by charge particle divided by total number of collisions, total number of collisions, total number of collisions। छोटी छोटी चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। जो आपका लैम्डा हो गया, क्या हो गया बच्चों? लैम्डा क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये बाय डेफिनेशन है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, बाय डेफिनेशन है, दिस इज बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन की चीजें को आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी। सर ऐसा ही क्यों? उसमें हम नहीं बोल सकते, इट इज बाय डेफिनेशन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है ना, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये हो गया आपका लैम्डा, मीन फ्री पाथ। अब सिमिलरली एक डेफिनेशन और आती है हमारे सामने, छोटी छोटी डेफिनेशन है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम शो करते हैं बच्चे टाउ से। ये टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, टाइम है रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हमने शो किया सिंबल टाउ से, जिसको हमने शो किया टाउ से, ठीक है ना। ओके चलो इसमें आओ। अच्छा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप रमेश सर को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वैसे मैं काफी सारे डाउट लेने की कोशिश करूंगा ड्यूरिंग लेक्चर ऑल्सो, बट अपने आप डाउट रमेश सर को भी सेंड कर सकते हैं ऑन अ प्राइवेट चैट, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हुए, तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ के बारे में हम बात करते हैं। तो टाउ क्या होता है बाय डेफिनेशन समझेंगे, एक बार मैं आपको समझा देता हूं बाय दिस डायग्राम ओनली। हम इसी डायग्राम की हेल्प से भी जरा समझ सकते हैं व्हाट इज टाउ ना। तो मान लो क्या है, यहां जरा सोच के बताओ, आपने क्या किया, चार्ज पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो ये 1 नंबर पॉइंट बोला, इसको मैंने बोला कोलिजन हुआ 2, फिर यहाँ थर्ड कोलिजन, यहाँ पर दूसरी बार टकराया, यहाँ चौथी बार, है ना, ऐसे आ गया। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उसको हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को, बेटा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स वो कितने हो, मान लो कैपिटल एन हो गए, मान लो लेट एज्यूम किया हमने ये कैपिटल एन, इस पर्टिकुलर केस में कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हो गया। और टोटल टाइम जो लगता है हमको, टोटल टाइम लगा बच्चा हमारा मान लीजिए टी, टोटल टाइम कितना लगा हमारा, टी लगा। तो जो आपका रिलैक्सेशन टाइम होगा वो होगा आपका एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन का समय, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन का समय, कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो समय होता है उसे हमने क्या बोला, आपका रिलैक्सेशन टाइम बोला, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा टाइम, प्लीज राइट टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, जैसे लिख लो चार्ज लिख लो, टाइम टेकन बाय एन चार्ज, ठीक है ना, बिटवीन टू consecutive collisions, लगातार, ठीक है ना, अगला collisions is known as relaxation time, और उसको दिया गया बच्चे टाउ से लिखा गया, और टाउ को लिखा गया आपका सीधे टी बाय एन, मतलब टोटल टाइम टेकन
डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ये बाय डेफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, दिस इज बाय डेफिनेशन. तो these are just your definitions which you have to remember बच्चों. ठीक है जी, you have to remember these form definitions. एक मीन फ्री पाथ और एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ. ठीक है, अरे बोलो, बहुत बढ़िया. तो पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू NEABD. ठीक है ना, क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू NEABD के बराबर पढ़ा था. तो VD का एक फॉर्मूला और आएगा हमारे सामने, उसका हम डेरिवेशन करते हैं. ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में एक डेरिवेशन और. ठीक है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. ये टाउ हमने एवरेज वैल्यू निकाल दिया बेसिकली ना, टोटल टाइम लगा, टोटल नंबर कोलिजन. तो ये बेसिकली आप एवरेज लिख लो, इसको कोई इशू नहीं है, ये एवरेज भी लिख सकते हो आप. ये बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं तो हमने एवरेज के नाम भी दे सकते हैं इसको. ठीक है ना, टाउ एवरेज T/N भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है. एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सारे टाइम सेम होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है सारे टाइम सेम होगा. T1 देखो, यहाँ पर टाउ 1 टाइम हुआ, यहाँ पर मान लो टाउ 2 टाइम हुआ, यहाँ टाउ 3 टाइम हुआ, यहाँ टाउ 4 टाइम हुआ. तो T कितना हो गया बेसिकली टोटल टाइम? T टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 हो जाएगा. तो बेसिकली एवरेज भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, ध्यान रखो. आओ बढ़े ना. ठीक है, चीजें समझो. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यस तनिष्क, आप सही कर रहे हैं. आओ कैलकुलेशन में बात करें, कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और थोड़ा सा अपना ना स्पीड इंक्रीज करो यार, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो. तो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड ना, यू हैव टू, क्योंकि हमें थोड़ा सा उठना पड़ेगा ऊपर. ठीक है, हाँ अंशुल क्या हुआ बेटा? चलिए आए, मैं फिगर उठा लेता हूं एक, मुझे फिगर की जरूरत है तो मैं ये फिगर ले जा रहा हूं अपने साथ. आ जाओ बेटा, फिगर को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C दबाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड अपने पे आएंगे, यहाँ पर कंट्रोल V हम पेस्ट कर देंगे. वाह सर वाह, क्या गेम खेलते रहते हो आप. कंट्रोल V कंट्रोल C, बस यही रहेगा सर आपकी जिंदगी में. आओ जी, ठीक है, आइए प्लीज सी ना वेरी वेरी केयरफुली. बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर चीजें बेसिक से बिल्कुल एकदम से. आपको तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, बना भी सकते हो आप बहुत इजी डायग्राम से, कोई इतने खतरनाक तो है नहीं. फटाफट से हाथ से बना दो, तुम रफली भी बना दोगे, कोई इशू नहीं है. अब देखो यार, यहाँ मुझे सोच के बताना कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करेगा, थर्मल एजिटेशन की वजह से मूव किया, और थर्मली एजिटेट होने के बाद क्या ये जो चार्ज पार्टिकल होगा कुछ ऐसे आ जाएगा, नहीं आएगा? सोच के बताना. सब कोलिजन्स हो गए मान लो, तो थोड़ा सा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या ये आगे तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा? हाँ ना, ये समझ में आता नहीं आता? तो मैं चैट में मुझे आंसर देते रहना बच्चों. तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसमें हमने बात पिछली बार क्लास में बात करी थी. ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा, और ये बराबर मेरा कितना होगा? ड्रिफ्ट के बराबर होगा, है ना. ये हमने बात कर लिया था बच्चों. ठीक है ना. अब जरा समझते हो छोटी छोटी चीजें. मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर आपका ये रैंडम मोशन तो कर ही रहा है, साथ में ड्रिफ्ट भी कर रहा है, एक रैंडम मोशन भी कर रहा है, साथ में एक क्या कर रहा है बच्चों? ये ड्रिफ्ट भी कर रहा है ना. हमारे सामने है चीजें. तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? छोटी छोटी चीजें होती है बेटा, इसको ध्यान से लिखेगा मेरे साथ साथ. तो लिखो किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम टी, प्लीज लिखो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर जो एक चार्ज पार्टिकल होगा, जो एक चार्ज पार्टिकल होगा Q, ठीक है ना. तो Q के पास एक वेलोसिटी होगी, Q एज अ वेलोसिटी. बताओ वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? क्या V इक्वल्स टू U प्लस AT के बराबर? A वेक्टर.
यू वेक्टर वी वेक्टर, है ना, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो यहाँ पर हम टी को टाइम टोटल लिख के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाउ टाउ। तो मान लो पार्टिकल नंबर 1 है, पार्टिकल नंबर 1 है, कोई चार्ज पार्टिकल नंबर 1 है, तो v1 वेक्टर इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस a इनटू टाउ 1 वेक्टर, a1 इनटू टाउ 1 लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब मुझे सोच के बताना, यहाँ पर आप जरा ध्यान से सोचेगा बच्चे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगी, फोर्स कितनी होगी, चार्ज पार्टिकल क्यू होगी, तो क्या एक्सीलरेशन आएगा चार्ज पार्टिकल के पास क्यू ई बाय एम के बराबर, हाँ और ना, क्या एक्सीलरेशन आएगा नहीं आएगा क्यू ई बाय एम के बराबर, यस और नो में आप आंसर जरूर दीजिएगा बच्चों, बिल्कुल आएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सीधे क्यू ई बाय एम के बराबर। और क्या यही एक्सीलरेशन की वजह से आपके पास ड्रिफ्ट आती है, कायदे से सोचो, इसी वजह से तो खिसके था ना अपन, है ना, हाँ लिखे थे। अब जरा सोच के बताना कि अगर मैं बात करूं थर्मल वेलोसिटी की, थर्मल वेलोसिटी को हम लिखते हैं बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो कितनी है u, क्या वो बेसिकली जीरो है, क्या वो बेसिकली जीरो है, यस और नो में जवाब देते रहो मुझको आप लोग फीडबैक में, हाँ सर थर्मल वेलोसिटी का नेट हम जीरो लेके चलते हैं एवरेज में। सर अगर ऐसा है, सर अगर आपका ऐसा है तो क्या ये बोल सकते हैं कि भाई एक पार्टिकल तो होगा नहीं, क्या बहुत सारे पार्टिकल होंगे, सोचो भाई, क्या एक पार्टिकल होगा, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, सब बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो क्या v1 को हम लिखेंगे u1 प्लस a1 इंटू टी, तो इसको a1 ना लिखे, एक्सीलरेशन सबकी सेम होगी ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, सबका चार्ज भी सेम है, तो एक्सीलरेशन सेम होगा, तो a वेक्टर इंटू टाउ 1 वेक्टर, टाउ 1 सॉरी, v2 कितना हो जाएगा, v2 वेक्टर, क्या u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टाउ 2। सिमिलरली बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो vnth nth पार्टिकल का, nth पार्टिकल का un प्लस a वेक्टर इंटू टाउ 1 लिखूंगा। तो अब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे बेसिकली, कैसे लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी, तो क्या लिखा जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखेंगे बच्चे हम, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल फ्री चार्जेस ना, जो क्यू है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पर ना इन रियलिटी, है ना, इन कंडक्टर, इन कंडक्टर इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई बहुत सारे हैं, उनका एवरेज ले लेंगे, वही ड्रिफ्ट होगी, एवरेज ही क्या होता था हमारा, ड्रिफ्ट होता था, हम पढ़ के आ रहे हैं, उसको हम लिखेंगे वीडी वेक्टर ऑफ एनी कंडक्टर, ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पर वीडी वेक्टर कैसे लिखूंगा, सोचिए बताओ बच्चे, क्या वीडी वेक्टर बेसिकली एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस सोन, लास्ट सबका लिखेंगे, मैंने लिखूंगा सारे के सारे चार्ज पार्टिकल, जितने भी चार्ज पार्टिकल सबके लिख दिया मैंने, और डिवाइड में कर दूंगा किसके बच्चों, समझो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या तुमको ये सब आता नहीं आता, एवरेज निकालना, थोड़ा मैथमेटिक्स तो तुम्हें आता ही होगा, तुम तो मैथ के स्टूडेंट्स हो, राइट। चलिए अब आप मुझे सोच के बताओ, इनकी वैल्यू लिख देता हूं मैं, तो v1 v2 v3 vn की वैल्यू लिख दूंगा, तो क्या मैं सबको एक साथ लिख लूं, u1 प्लस u2 प्लस ऑन un तक। थोड़ा सा मैं एक स्टेप खा रहा हूं, मुझे भूख लग रही है तो मैंने एक स्टेप खा गया, प्लस a वेक्टर कॉमन आएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस ऑन टाउ n तक, डिवाइड में आपका कैपिटल n आएगा। मुझे बताओ क्या इस स्टेप में दिक्कत है क्या तुमको, जो मैंने अभी लिखा है, डू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेप, जो मैंने लिखा है एक स्टेप खा गया हूं सीधे, इनकी वैल्यू मैंने सीधे यहाँ पुट करी, देखो इनकी वैल्यू में ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करी, यू को एक जगह ले लिया और टाउ 1 टाउ 2 एक जगह, एक कांस्टेंट लिख लिया हमने, तो कोई मुझे लगता नहीं इसमें डाउट होगा आपको। अब मुझे सोच के बताना आप, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये टोटल वैल्यू का वैल्यू कितना आएगा, सोचना जरा, सोचो भैया क्या होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, सोचो जल्दी से, जीरो, थर्मल थर्मल थर्मल, देखो यही चीज तो है, थर्मल जीरो, और प्लस ये कितना लिखूंगा a, और ये लिख सकता हूं t बाय n, सोचो, हाँ जी, तो कितना लिख दूंगा क्यू ई बाय एम, एक्सेलरेशन वैल्यू देखो मैंने यहां से निकाल ली, ई वेक्टर से फोर्स, फोर्स देखो
ई वेक्टर से फोर्स, फोर्स से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप पुट कर दी क्यू बाय एम, और टी बाय एन कितना होता है, टी बाय एन टाउ एवरेज, तो वीडी का फॉर्मूला आ गया क्यू बाय एम इंटू टाउ एवरेज, वीडी का फॉर्मूला आ गया क्यू बाय एम इंटू टाउ एवरेज, समझे? तो वीडी का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया क्यू बाय एम इंटू टाउ एवरेज, और साथ में अगर इफ Q बराबर इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई, तो VD कितना बन जाएगा, माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, टोटल आपका फॉर्मूला आ गया। अब कोई बच्चा मुझसे पूछा थर्मल वेलोसिटी क्यों 0 होता है, अरे पिछली क्लास में रिवाइज भी करवाया मैंने अभी कि आपका रैंडमनेस की वजह से, ड्यू टू रैंडमनेस हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपका थर्मल वेलोसिटी 0 होगा, ड्यू टू रैंडमनेस, रैंडमनेस की वजह से हम लेके चलते हैं, ठीक है तुषार? ओके, तो अपने पास फॉर्मूला कितना आ गया वीडी का, ई बाय एम इंटू टाउ, मैग्नीट्यूड वाइज, अदरवाइज वीडी इक्वल्स टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, छोटा ई की वैल्यू हमें पता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू होती है, ठीक है ना? और ये इलेक्ट्रॉन के लिए अपने लिखा है Q। एक बच्चा पूछ रहा है M क्या है, तो खुद से बताओ M क्या होगा, कौन मुझे बता सकता है व्हाट इज M? M क्या है बच्चों, यहाँ पे M क्या है, सोचो भाई M क्या है, मास, कॉमन सेंस यार, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मत पूछो करो, मैं बहुत शांत रहता हूं पर मेरा पारा भी खो जाता है कभी कभी अगर ऐसे सवाल आएंगे कि फोर्स M क्या है, मास, अबे मास F इक्वल्स टू M में, इतना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। प्यार से रहता हूं पर गुस्सा भी बहुत खतरनाक कर सकता हूं मैं, ठीक है? आओ, कैसे डाउट नहीं बेटा, ठीक है? अरे यार टाउ एवरेज ही है तो टाउ लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है अमित? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, केटीजी टाइप्स, बिल्कुल। चलो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, तो क्या अब आगे मूव करें थोड़ा सा, तो शुड वी मूव फॉरवर्ड, बच्चे थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मूव करें ना आगे, अरे एम है, एम दिस इज मास, अरे भाई ये पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, एम एम मास है बेटा, एम एम इट इज एम, एम फॉर मोहित, एम फॉर मास। यदि आपका डाउट है मैं क्लास के बाद बताऊंगा, ठीक है? आप पूछ रहे हो कि हमने कांस्टेंट वेलोसिटी मानी थी, हाँ बिल्कुल, इसके मैं आंसर दूंगा आपको बाद में, जिसको लिखना है लिख लो फटाफट से, तो हम आगे चल रहे हैं। चलो मैं आगे मूव कर रहा हूं, इसमें देखो छोटी छोटी क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे बच्चों, वी विल टॉक अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी हेडिंग डालो, करंट डेंसिटी, एक हेडिंग डालेंगे फटाफट से सब लोग, करंट डेंसिटी। तो क्या होता है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर करंट का कभी कभी हमें वेक्टर नेचर भी पढ़ना पड़ता है, जरूरत पड़ती है उसकी, करंट डेंसिटी। तो हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी यहाँ पर, करंट डेंसिटी, हमने अपने आप से क्वांटिटी डिफाइन करी करंट डेंसिटी, जिसको हमने लिखा बेटा जे से, किससे लिखा हमने, जे से, और ये एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, हमने डिफाइन करी है, हमने मतलब साइंटिस्ट ने डिफाइन करी है करंट के लिए, करंट डेंसिटी क्वांटिटी, जिसको लिखा गया बच्चों किससे, जे वेक्टर से। और बोला क्या गया कि जे होता क्या बेसिकली, मैग्नीट्यूड वाइज आई बाय ए, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया। क्या बोला हमने, करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया में लिखा इसको, ठीक है ना, आपका जे वेक्टर को, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बच्चा हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। क्या लिखा गया इसको, करंट पर यूनिट एरिया लिखा गया। एंड मैथमेटिकली आप मुझे सोचिए बताओ, क्या एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ ना में जवाब दीजिएगा।
यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या आप एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो क्या ये सही तरीका लिखने का, क्या ये सही तरीका लिखने का जो हमने अभी लिखा हुआ है ऊपर I by A, because I is a scalar and area is a vector quantity, we know that. So the right format to write it as I equals to J vector dot A vector. तो I equals to J vector dot A vector हमारा सही तरीका होता है लिखने का मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इट इज द वे टू राइट द फॉर्मूला। ठीक है जी। तो I इक्वल्स टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर के बराबर, ठीक है ना। तो आप यहां पर समझिए, मान लो आपके पास एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, यू हैव अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो तुम्हें याद होगा बाहर की तरफ लिखते हैं हमेशा, राइट। ये बाहर की तरफ हो गया एरिया वेक्टर। और मान लो करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे इस सरफेस से, यहां फ्लो कर रहा होगा आपका I। तो J वेक्टर ये इस हिसाब से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप, ठीक है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब मुझे सोच के बताओ यूनिट क्या होगी J वेक्टर की, यूनिट सोचो यूनिट क्या होगी। एवरीवन प्लीज थिंक ऑफ द यूनिट पार्ट। यूनिट कितना होगा सब सोचो और लिखो, बताओ यूनिट क्या होगा भाई। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और डायमेंशन, डायमेंशन सोचो भाई, डायमेंशन L माइनस टू A1, L माइनस टू A1 हमारा ही होगा। तो बच्चे डिवाइड डेफिनेशन बस इतना सा ही है जो हमें पढ़ना था करंट डेंसिटी के बारे में। इसका कहां कहां यूज होगा हम देखते रहेंगे इन आर लेक्चर, हम इसमें कहां कहां यूज करते हैं हम देखते रहेंगे बाद में। तो ये इतना सा करंट डेंसिटी का पार्ट था जो हमें याद रखना है, ठीक है ना, करंट पर यूनिट एरिया। अब थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना, थोड़ा सा हमने फॉर्मूले पढ़े थे। तो आप मुझे ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले, आप जरा सोचेगा बच्चे। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने I इक्वल्स टू NEAVD के बराबर, याद है। I इक्वल्स टू NEAVD वेयर N इक्वल्स टू व्हाट। ये N क्या होता है बताओ जल्दी से, व्हाट इज N, व्हाट इज N, छोटो N क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। पढ़ के नहीं आओगे दिक्कत होगी। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम हमारा था, ठीक है ना। चलिए पर यूनिट वॉल्यूम ध्यान रखें, नॉट चार्ज कैरियर। कुछ बच्चे ये गलत याद कर रहे हैं, एन छोटू एन नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम थे, मैं आपको लिखवाया भी था पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान रखिए सब लोग, ठीक है सर। आप मुझे बताओ क्या यहां से मैं वीडी को ऐसे लिख सकता हूं, I बाय NEA लिख सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ दिख गया J बाय NE, लिखो भाई, क्या J बाय NE दिख गया, दिख गया, बोलो बोलो, यस सर। तो फॉर्मूला बन गया वीडी का हमारे सामने एक J बाय NE। अब आप मुझे सोच के बताना बच्चों, प्यार से ध्यान से सोच के बताना, एक मटेरियल के लिए स्मॉल एन कांस्टेंट होगा, एक मटेरियल के लिए स्मॉल एन कांस्टेंट होगा, ई की वैल्यू फिक्स है, तो क्या वीडी इज प्रोपोर्शनल टू जे होगा नहीं होगा। सोचो, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें खुद से ध्यान रखनी चाहिए, अभी तो मैं बता रहा हूं। फॉर अ मटेरियल वीडी कितना हो गया, प्रोपोर्शनल टू जे हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला हमारे पास स्क्रीन पे और है जो भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, वीडी इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ फॉर एन इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन के लिखा था हमने फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर ई माइनस। तो वीडी के हमारे पास दो फॉर्मूला आगे कायदे से यहाँ पर देखने से, है ना जी, यस और नो। तो वी हैव टू फॉर्मूलास फॉर वीडी ना बेसिकली यहाँ पर, ओके। अभी तक कोई डाउट है, मुझे लगता नहीं अभी तक कोई डाउट होना चाहिए आपके सामने, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात करते करते चल रहे हैं, सॉरी, ठीक है बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अरे यार ये QE लिखो, इलेक्ट्रॉन के लिखा था ना मैंने, देख फॉर्मूला VD इक्वल्स टू QE बाय M इंटू टाउ होता है, मुझे जानता हूं मैं, बट इलेक्ट्रॉन हो गया अगर,
तो क्यू की वैल्यू माइनस ही हो जाएगी, वो पुट कर दिया। इतना कॉमन सेंस लगाओ यार, ठीक है ना। यस, J इज फॉर करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला माइनस ई बाय एम बटा, ये थोड़ी देर पहले निकाला था आपने, तो आप पुराना पढ़ो बच्चों, पढ़ाना पढ़ो। आओ धीरे देखो, अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन सब, हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी ठीक है। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी, तो बेसिकली J E और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हेडिंग फॉर, अब हेडिंग क्या हमारी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। क्या होता है समझो भाई, आपके पास फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पहले मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो फॉर्मूला क्या है पहला, I इक्वल्स टू NEA BD के बराबर। वी नो द फॉर्मूला, I कितना होता है NEA BD के बराबर, ठीक है, ये हमको पता है, I इक्वल्स टू NEA BD के बराबर। और VD का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं मैं फिर से अब, तो छोटा E कैपिटल E बाय M, ये M मास है इंटू टाउ, ठीक है ना। तो VD कितना हो गया E बाय M इंटू टाउ, ओके। अब आप मुझे बताओ कि इस फॉर्मूले में, पहले वाले फॉर्मूले में सेकंड वैल्यू पुट कर दो, तो I का वैल्यू पुट कर देते हैं, N स्मॉल e इंटू कैपिटल A इंटू VD की वैल्यू E कैपिटल E बाय M इंटू टाउ। यहां पर सॉल्व करोगे फॉर्मूला कितना बन गया N का, देखो N इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू A इंटू E। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप जरा सोच के बताओ, यहाँ पर क्या I बाय A क्वांटिटी लिख सकते हैं हम, कितना हो गया बेटा NE स्क्वायर टाउ बाय M into E। See what is I by A? It is basically equal to J। तो J कितना हो गया NE स्क्वायर टाउ बाय M into E के बराबर। I by A और करंट डेंसिटी वही हम बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर अब वेक्टर साइन लगा सकते हैं कि J वेक्टर बराबर कितना होगा NE स्क्वायर टाउ बाय M into E वेक्टर होगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात करो, प्रोटॉन की बात करो, तुम ध्यान से देखोगे ये E के ऊपर स्क्वायर आ गया, E के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया, हाँ और ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं तो पहले ही बोला था मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो ये बोल रहा है ना, जो भी बात कर रहे हैं उनको देख ले, मैंने जो बोला है उस पर ध्यान दो, या मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो J वेक्टर कितना हो गया N स्क्वायर टाउ बाय M, यहाँ पर सीधे से लिख सकते हैं। अब छोटी सी क्वांटिटी है वो लिखो, समझो। आप मुझे बताओ किसी मटेरियल के लिए, फॉर अ मटेरियल, क्या N टाउ M E सब कांस्टेंट है, नहीं है, सोचो भाई। तो ये NE स्क्वायर टाउ बाय M पूरा क्या वैल्यू जाएगा एक कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को नाम दिया गया कंडक्टिविटी, इसी कांस्टेंट को नाम दिया गया कंडक्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं बच्चे सिग्मा से, साइन इसका सिंबल है। तो सिग्मा क्या हो गया बेटा बेसिकली NE स्क्वायर टाउ बाय M। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका हमारा, NE स्क्वायर टाउ बाय M, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑन योर स्क्रीन, प्लीज राइट इट दिस, याद भी रखना इस फॉर्मूले को। सिग्मा हो गया NE स्क्वायर टाउ बाय M व्हिच इज नोन एज कंडक्टिविटी। क्या होता है बच्चे कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और अभी मैं बता रहा हूं, अभी इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा, अभी बता रहा हूं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, चलो अभी कर देता हूं, चलो साथ साथ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन
मटेरियल एंड टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। देखो ध्यान से, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। सर कैसे? देखिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना बच्चों, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाओ। मुझे बताओ टाउ क्या होता है? याद है टाउ क्या होता है? व्हाट इज टाउ? जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैं उसके लिए दोबारा से कर देता हूँ। अब दिख गया स्क्रीन बच्चों? इज माय स्क्रीन विजिबल? मुझे मैसेज आया कि स्क्रीन नहीं विजिबल है। ओके, आप मुझे बताओ टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। फॉर्मूला कुछ याद है आपको? टी बाय एन लिखा था हमने, टी बाय एन, टोटल नंबर ऑफ, टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। याद है कुछ? टोटल टाइम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन थे, नंबर ऑफ कोलिजन, राइट? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपका टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करता है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे बढ़ेंगे? थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। एक कमरे में हम तुम सबको बंद कर देते हैं, उस कमरे में मैं क्या करता हूँ, उसका टेम्परेचर राइज करता हूँ, बढ़ाता हूँ टेम्परेचर, तो कोलिजन ज्यादा होंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कैपिटल एन, जो ये नंबर ऑफ कोलिजन है, वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर कैपिटल एन इंक्रीज कर गया तो मुझे बताओ टाउ की वैल्यू क्या कर जाएगी बच्चे? डिक्रीज कर जाएगी। टाउ की वैल्यू डिक्रीज अगर कर गई तो सोचो सिग्मा की वैल्यू, सब सोचें, टाउ की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो सिग्मा की वैल्यू फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूले से देखो, डिक्रीज कर गई। क्या कर गई बच्चों? सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज कर गई। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े, तो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, तो आपका सिग्मा भी कम हो गया। फॉर्मूलों के हेल्प से हमने रिलेशन निकाल लिया, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही। चलिए सर आगे देखते हैं। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे अगर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो सोचो क्या सिग्मा की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी नहीं होगी? क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो सिग्मा भी कांस्टेंट होगा नहीं होगा? यस। तो ये जो हमने यहां लिखा था एन स्क्वायर टाउ बाय कांस्टेंट, तो ये कब है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये चीज समझ में आई आपको? बिल्कुल बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो फंडामेंटल थ्योरी क्वेश्चन बनता है इसी पार्ट से बनेगा, और वो गलत होने के चांसेस पूरे रहते हैं, क्योंकि इट इज समथिंग कहते हैं कंफ्यूज कर देता बच्चों को। तो कंफ्यूज ना हो, चीजें सुनो अच्छे से। लेक्चर दोबारा देखना, रिकॉर्डिंग लेक्चर को थोड़ा फास्ट स्पीड में भी देख सकते हो, और जरूर देखना लेक्चर को दोबारा से, ठीक है? चलो आओ, अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हमें बोला गया है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट हमें बोला गया है, तो बताओ ये फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूं? हाउ कैन आई राइट दिस फॉर्मूला? ये देखो इसको, क्या J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E लिख सकता हूं? हाँ वरना क्या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा E। देखो भाई रिलेशन देखना, सिग्मा यहां रखा तो J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। क्योंकि कोई बच्चे बोलेंगे सर कैसे आ गया, तो मैं उसको पहले दिखा दूं कि आपने सिग्मा का एन स्क्वायर टाउ क्या बराबर है, आपने इस वैल्यू में पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 पुट करो, वो सब आप अपने आप कर सकते हैं, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो J इक्वल्स टू सिग्मा E। पर ये कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ध्यान रखना टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर वेरी करेगा तो J इक्वल्स टू सिग्मा E नहीं लिख सकते, क्योंकि सिग्मा खुद में वेरी करेगा, ठीक है ना? तो सिग्मा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेसिकली। सिग्मा को हमने क्या बोला? कंडक्टिविटी। सिग्मा को हमने क्या बोला? कंडक्टिविटी। और बच्चों मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, यही होती है आपकी ओम्स लॉ की फर्स्ट फॉर्म। इट इज ओनली ओम्स लॉ फर्स्ट फॉर्म। इंजीनियरिंग में जाओगे पहले सेमेस्टर में ही आपको पढ़ा देंगे, दिस इज योर ओम्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना? यही क्या बच्चे? ओम्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म लिख लो जल्दी से, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है? तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हो गया बेसिकली, इसे लिख लो। ये पूछते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज माय वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बच्चे, ठीक है?
दिस इज माय वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है आपका ये, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज अ कांस्टेंट। सिग्मा कंडक्टिविटी, कितनी जल्दी फ्लो कर सकता है चार्ज, कंडक्ट कर सकता है। अब बच्चे पूछा J क्या होता है, अरे बच्चा पूछा J क्या होता है। रामायण बीत गई पर इनको ये नहीं पता चला कि सीता किसका बाप, ये सवाल इनका है। रामायण खत्म हो गई सर, सीता किसका बाप है। ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूला पढ़ कर आ रहे हैं, करंट डेंसिटी लिखवा रखा है। तो मुझे लग रहा है पबजी खेल रहे हैं बगल में। क्यों, क्या लगता है तुमको बच्चों, ये पबजी चल रहा है बगल में, म्यूट करके बैठे हुए हैं। अच्छा कुछ नया सा लगा, सर ने बढ़िया सा डायग्राम बनाया, अब लिख लेता हूं, ऐसा है क्या भाई। यही हो रहा है। There are many pros and cons of each and everything. चलो भाई, जो पूछ रहा था पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो तो, ठीक है ना। ध्यान रखना। अब अच्छा, अब सोचो एक चीज, अब रिलेशन आया आपके सामने, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही J वेक्टर होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में J वेक्टर होगा। सोचो सोचो सोचो, छोटी छोटी चीज समझो। अब हो गई ऐसी मजाक, क्या E वेक्टर के फॉर्म में J वेक्टर होगा, मतलब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बराबर। सेम, ये अपने आप लिखने वाले पॉइंट होते हैं, खुद समझने वाले, कोई समझाएगा नहीं आपको, मैं समझा रहा हूं पर बताया नहीं जाता ये सब चीजें, ठीक है। ओके, तो कुछ आगे मूव करें बच्चों, क्या मैं अब आगे मूव कर सकता हूं थोड़ा सा, बोलो भाई बोलो। ठीक है सर, चलिए। अगर अभी तक आपको सब समझ में आ रहा है तो फटाफट से एक बार यस प्रेस कर दो, अगर नहीं आ रहा है तो नो प्रेस कर देना। समझ में आ रहा है तो यस प्रेस करो, अदरवाइज नो। समझ में आ रहा है तो यस, अदरवाइज नो। और ये डाउट वाले मत पूछना कि सर ये J क्या है, सिग्मा क्या है, अरे नाम लिखा हुआ है, डेफिनेशन है बेटा इनको। हाँ यश, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वालों का, ना कि नेगेटिव, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो अब सब बच्चे एक तो पहली बात रिप्लाई किया करो। थैंक यू शिवम। चलिए आगे चलते हैं। छोटी छोटी चीजों पे बातें कर रहे हैं, ये आप ध्यान भी रखिए। हम यहाँ पर हंसी मजाक करने नहीं आए, ये ध्यान रखना बच्चों, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। तो कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए हमारे, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है ना। तभी हमारा भला होगा, रैंक आएगा एग्जाम में। और आई गेस यहाँ पर सब रैंक के लिए पढ़ रहे होंगे, यस और नो में जवाब दो। कितने लोगों ने अपने रूम पे ये लगा रखा है कि रैंक 1 तो मेरी ही है आईआईटी में। क्योंकि हर एक बच्चा यही लगाता है, मैंने खुद लगाया था, सब बच्चे यही लगाते हैं कि सर रैंक 1 तो मेरी है, दोस्त तेरी रैंक 2 हो सकती है, कोई बात नहीं। इसी जज्बे के साथ आपको फिर लड़ाई भी करनी पड़ेगी, उतनी ही तपस्या भी करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के रैंक नहीं लगा सकते, बिना तपस्या के रैंक नहीं आ पाएगी, ध्यान रखना। एंड वी हैव टू फाइट फॉर रैंक, वी हैव टू फाइट फॉर रैंक, बेस्ट पॉसिबल रैंक, रैंक 1 रैंक 2। अंडर 100 रैंक के लिए पढ़ोगे तब जाके कुछ और होगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें हायाबुसा बाइक मिल जाए तब जाके तुम्हें एटलस साइकिल मिलती है ना। तो सोचो हाई, बड़ा सोचो हमेशा। चलिए अब यहां आ जाओ, एक कंडक्टर है आपके सामने, यू हैव अ कंडक्टर, यू हैव अ कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट करी है डेल्टा वी। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट करी है बच्चे डेल्टा वी, और कंडक्टर का लेंथ है एल, कंडक्टर का लेंथ है एल। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर एक बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं आएगी, सोचिए बताओ। क्या बैटरी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं आएगी, आएगी सर। आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ कितना होगा, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, सोच के बोलना। क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा था, क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में E इक्वल्स टू माइनस dV/dr पढ़ा था। तो क्या मैं वहां से E को लिख सकता हूं डेल्टा V/L के बराबर। माइनस साइन वो बताता था आपका साइन बेसिकली, और क्या बताता था वो, कहां से कहां इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, तो डायरेक्शन दे दी हमने, है ना। भाई पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस डायरेक्शन में, तो माइनस साइन जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, या माइनस साइन जरूरत नहीं है। तो E कितना हो गया, डेल्टा V/L, ठीक है जी। E कितना हो गया, डेल्टा V/L। और मुझे पता है
J equals to sigma E होता है, and I know that J equals to sigma E होता है, ठीक है। और E की वैल्यू मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा V बाय L। तो J बच्चे डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखना, पता चला तुम कुछ छोड़ लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट लेवल लोग बैठे हुए हैं कुछ खा पी कर। तो J कितना हो गया सिग्मा इंटू डेल्टा V बाय L। ओके सर, J को मैंने लिखा I बाय A, सिग्मा को लिखा एन ई स्क्वायर टाउ बाय, या फिर अभी इसको ऐसे रहना, तो सिग्मा को सिग्मा ही रहना, तो कोई इशू नहीं है, बाद में लिखा दूंगा सिग्मा डेल्टा V बाय L। तो क्या ये फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? देखना ध्यान से ना, प्लीज ध्यान से देखना, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता हूँ? तुम लोग घबरा जाते हो ना, छोटे छोटे बच्चे हो, मुन्ने तो यही लिख देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? डेल्टा V बराबर L बाय सिग्मा A इंटू आई। सोचो भाई, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ? चलो, तो डेल्टा V लिखा गया 1 बाय सिग्मा L बाय A इंटू आई। आप मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और सिग्मा कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, देखो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं पहले से ही, ये फिक्स है बच्चे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अभी टेम्परेचर वेरी वेरी नहीं कर रहा, ये मान के चलेगा। तो ये जो 1 बाय सिग्मा होता है, इसको हमने एक कांस्टेंट वैल्यू को हम डिफाइन किया रो। तो ये रो क्या चीज है सर? रो है आपकी रेजिस्टिविटी। कभी नाम सुना है आपने रेजिस्टिविटी का? तो रो इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में एक रिलेशन आता है आपके सामने, 1 बाय सिग्मा इक्वल्स टू रो, ठीक है। ये आपने पहले नाम सुना हुआ है, बिल्कुल 10th क्लास में नाम सुना है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं इस फॉर्मूले को? क्या डेल्टा V इक्वल्स टू रो L बाय A इंटू आई। क्या डेल्टा V बराबर रो इंटू L बाय A इंटू आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब सोचो, सिग्मा का वैल्यू कितना था? एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, तो बराबर ये 1 बाय रो हो जाएगा। तो यहां से रो का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है सर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सिग्मा भी कांस्टेंट, क्या फिर रो भी कांस्टेंट? हाँ जी सर बिल्कुल। अगर एल भी ए भी फिक्स क्वांटिटीज है हमारी, एल बी ए बी क्या है बच्चा? फिक्स क्वांटिटीज है। तो क्या ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि रो एल बाय ए बराबर कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया आर, आर फॉर रेजिस्टेंस। कुछ देखा देखा लग रहा है बचपन में? तो क्या यहां से डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि कांस्टेंट था, तो डेल्टा V बराबर आई इंटू आर बना, नहीं बना? तो बच्चों यहां से आपके पास फॉर्म आ गया दूसरा ओम्स लॉ का, जो तुमने बचपन में पढ़ा था। पर ध्यान से देखो ये डिराइव हुआ कहां से है। दिस इज योर ओम्स लॉ ओनली ना, सेकेंड फॉर्म, यही तो ओम्स लॉ है आपका, सेकेंड फॉर्मेट। दिस इज योर ओम्स लॉ सेकेंड फॉर्मेट। और ये याद करो, तुमने पढ़ते थे कि सर इसको लागू करने के लिए एल लेंथ, एरिया या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब फिजिकल पैरामीटर्स आपके वेरी नहीं करने चाहिए। ये आपने पढ़ा था बचपन में 10वीं क्लास में। तो डेल्टा V इक्वल्स टू आई आर हो गया ओम्स लॉ, सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और ये डिराइव कहां से हुआ है? देखो यहां से, क्या J इक्वल्स टू सिग्मा ई से डिराइव कहां से हुआ बच्चों? J इक्वल्स टू सिग्मा ई से। तो यहाँ पर प्रूव हो गया सब चीजें। बोलो भाई क्लियर है? ये ऊपर से गया है, देखो दो चीजें हो रही है, ऊपर से जा रही है या फिर बुद्धि से भेजे से जा रही है, अंदर से जा रही है ना। देखो वैसे तो बुद्धि मुझे पता है तुम्हारी यहाँ पर हुआ करती थी, अब पहुंच गई अपने घुटने में है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, ऊपर लाने का उसको हम कर रहे हैं, कहते हैं इंतजार, मतलब इंतजाम। इतना पानी पिया जाए। आप भी पानी जरूर पिया करें।
तो डेल्टा बी बराबर आई इंटू आर आ गया। यार तुम्हारी अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है ना तो तुम लाइन लगा देते हो, सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तभी बोला है अच्छा नेट कनेक्शन लो यार थोड़ा प्लीज, इंटरनेट कनेक्शन तुम्हें अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है तुम्हें, अब हर्षित पूछा सर जे इक्वल टू आई बाय कैसे होगा, अरे मुझे नाम नहीं देना चाहिए था ना बेटा। बाय डेफिनेशन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है अपॉन ए, ठीक है। अब जिसका छूट जाएगा ना, मैं पहले बताता हूँ, जिसका लेक्चर का छूट गया है तो वो रिकॉर्डिंग देखेगा। मैं भी बता देता हूँ, यहाँ पर डेल्टा बी इक्वल्स टू आई आर हो गया, ये ओम्स लॉ का सेकंड फॉर्मेट है। तो जिसका छूट गया है एक बार वो रिकॉर्डिंग देखेगा, रिकॉर्ड लेक्चर दिया जा रहा है आपको पूरा। अब जो जे पूछ रहा है, जे फॉर फिर से करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, नहीं बताऊंगा आगे, तुम मुझे बहुत ढीले में ले रहे हो, ओके ना। ओके यस, एल कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, सिग्मा रो कांस्टेंट, तो वैल्यू आ गया यहाँ से डेल्टा बी इक्वल्स टू आई आर। तो अब यहाँ पर फटाफट से ओम्स लॉ के डेफिनेशन डाल देते हैं, तो आगे मूव करते हैं, ओम्स लॉ का डेफिनेशन डाल देते हैं। तो डालो हेडिंग फटाफट से ओम्स लॉ। सर 2 बार बात कर ली ओम्स लॉ की, तो डेफिनेशन तो लिखवाओ। हाँ तो लिखो ओम्स लॉ। बच्चे क्वेश्चन भी होंगे, पर क्वेश्चन तभी होंगे जब थ्योरी होगी। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। यहां से ऐसे निकल निकल के क्वेश्चन आएंगे ना छोटे छोटे थ्योरी में से, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखो, अभी थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ने दो, क्योंकि पहले 2 लेक्चर्स होते हैं वो आपके थ्योरी डेवलप करते हैं चैप्टर को, देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलो ओम्स लॉ, तो फटाफट से ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखो, स्टेटमेंट लिखो। वैसे पता है अपने को जे कुछ सिग्मा या फिर बी इक्वल्स टू आई आर, पर स्कूल में डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन होती क्या है। तो तुम्हें पता है यार, अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे कि लेंथ, एरिया, टेम्परेचर सब कांस्टेंट अगर मेरा होगा, तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर के। ये हम जानते हैं राइट। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि अगर आपका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है आपको पता होगा है ना। अगर ये सब कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप सीधे से लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी I इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यही होता है हमारा ओम्स लॉ। तो आओ फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बेसिकली, नॉट डेफिनेशन, स्टेटमेंट, इफ फिजिकल कंडीशन सच एज length, area, temperature, remains constant, then the current flowing through conductor, is directly proportional to potential difference across its two ends, तो बेसिकली अपने पास कंडक्टर है ना, अपने पास क्या बच्चों, कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, इसका लेंथ एल है, और इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब बैटरी लगा रखी है बेसिकली। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V। तो इसमें से एक करंट फ्लो किया, क्या फ्लो किया बच्चों, एक करंट फ्लो किया I, जो I होगा प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा V के। अगर टेम्परेचर मेरा क्या है, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया सब क्या है बच्चे मेरा
कांस्टेंट है, और हम लिख सकते हैं यहां से सीधे, एंड देयरफॉर आई, हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर हम, डेल्टा वी बराबर आई इंटू आर, वेयर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस, जिसको हमने बोला क्या बच्चे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने बोला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और एक फॉर्म तुम्हें पता ही है, दो फॉर्म होती है बेसिकली ना, ध्यान रखना, दो फॉर्म होती हैं, एक J इक्वल्स टू सिग्मा ई भी होती है और V इक्वल्स टू आई आर भी होती है, दोनों ध्यान रखना, ये वेक्टर फॉर्म हो गई। एक बच्चे ने डाउट लिखा हुआ है चैट बॉक्स में कि सर एनसीईआरटी पर ला सर आप, या मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हो यश, ठीक है ना, ओके। बच्चों अभी तुम्हें जेई के सवाल करवाऊंगा, परेशान मत हो, तो अब तुम्हें पता चलेगा कितना आसान है ये। तो जो बुक बच्चे पूछ रहे हैं ना कि सर ये तो जेई में सवाल नहीं आएंगे, ऐसे पता चलेगा। ठीक है, रुके रहो, थमे रहो, हैव सम पेशेंस, पेशेंस होना बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए। इसी में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाएंगे ना, परेशान हो जाओगे। हाँ यार देखो, अपने लेवल पे ना, फॉर आवर लेवल आई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा भी बोलो, डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू आई बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में चीजें अलग हो जाती हैं। तो आपके लिए तो डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू आई, आई प्रोपोर्शनल डेल्टा भी कुछ टक्कर नहीं है, ठीक है, ओके। आओ, मैं डरा नहीं रहा हूँ यार, किसी को मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ बेटा, आपको बस बता रहा हूँ। आओ देखो क्या है, अब नोट पॉइंट है, कुछ नोट पॉइंट डालो बेटा। यहाँ तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी, पुराने पढ़ा हुआ है हमने, है ना। ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, मतलब ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये याद रखना, ये नोट पॉइंट है आपका, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है ना। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ ऑल्सो बिकॉज इट डिवाइसेस, लिखना यहां पर लिख लो, डिवाइसेस which follow Ohm's law are known as ohmic devices। बच्चे आज थ्योरी चलेगी, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे ना कि हालत खस्ता हो सकती है, तो ध्यान से थ्योरी पे ध्यान दो। थ्योरी वाला क्वेश्चन अगर जेई में आया और तुमसे गलत हुआ तो बेटा क्या होगा, मतलब कि अगर तुम्हें आईआईटी दिल्ली मिल रहा था तो तुम आईआईटी पलक्कड़ पहुंच जाओगे या आईआईटी से दूर हो गए। तो थ्योरी क्वेश्चन अगर आप उसमें मार्क्स नहीं ले पाए, 4 की जगह -1 लेके आए, तो 4 नहीं, -1 नहीं होता, वो -5 होता है, ध्यान रखना। तो अगर थ्योरी का क्वेश्चन इसमें चैप्टर में से आता है, जो कि आ सकते हैं, अगर गलत होता है तो बच्चे +4 की जगह -5, ध्यान रखना, क्योंकि तुमने तो काउंट किया ना +4, इसलिए -1 हुआ तो -5। तो बच्चे डिवाइसेस विच फॉलो ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक कंडक्टर या ओमिक डिवाइसेस। ओमिक कंडक्टर लिख लो, ये ओमिक डिवाइस, ठीक है, ठीक है। डरा नहीं रहे हैं आपको, हम समझा रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए। डिवाइसेस which do not follow Ohm's law are non-ohmic devices. Best example diodes, आपके सिलेबस में भी डायोड्स सिस्टम लिख दिया, बेस्ट एग्जांपल डायोड्स, ठीक है ना। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे बेटा, एक साथ हम नहीं पढ़ सकते कि आज ही हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे हम। तो नोट पॉइंट हो गया हमारे पास, अरे बोलो भाई। तो मैंने तुमसे बोला था कि आई विल एक्सटेंड माय क्लास
फॉर 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट। मैंने बोला था आपको पहले ही क्लास में, ठीक है ना। अभी नहीं है, अभी 5 मिनट और है। अभी इस पे एक दो सवाल करने हमें, अभी इस पे एक नोट पॉइंट और उसके बाद सवाल भी करेंगे ना, दैट्स वाई। तो आई गेस आपको आसानी लग रहा होगा यार, बिल्कुल हम आराम आराम से चल रहे हैं ना, हम आराम आराम से चल रहे हैं, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। आप लोगों के लिए बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जो भी डाउट हो बेटा पूछो। ओमिक कनेक्टर का एग्जांपल बेटा रजिस्टर, बच्चा रजिस्टर, रेजिस्टेंस, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, ठीक है। डायोड इज अ सेमीकंडक्टर ना। आओ आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा कि सर कौन सी बुक्स लूं, अभी चैप्टर पे तो ध्यान दो। अब देखो यहां पर ना, तुम्हें समझो, आपके पास V इक्वल्स टू आई आर है, राइट। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा, V इक्वल्स टू आर इंटू आई, बात एक ही है। क्या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, Y इक्वल्स टू M इंटू एक्स, y इक्वल्स टू mx इक्वेशन। तुम तो यार जे स्टूडेंट्स हो, तुम्हें तो ग्राफ बनाने आते होंगे, राइट, ग्राफ्स। तो y इक्वल्स टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग बाय ओरिजिन। तो मैंने यहां लिखा बेटा v, यहां लिखा मैंने I। तो एक लाइन पासिंग बाय दिस ओरिजिन है ना, ये ग्राफ हो गया v इक्वल्स टू आई आर का। अब ध्यान से देखो, स्लोप, स्लोप बराबर m बराबर r लिखूंगा, ये थीटा, तो बेसिकली tan थीटा बराबर कितना हो गया r। ये ध्यान से देखना, ठीक है ना, ओके। सिमिलरली तुम मुझे सोच के बताओ, क्या मैं I इक्वल्स टू 1 बाय r इंटू वी लिख सकता हूं? इसे हजम कर पा रहे हो? हाँ ना, हाँ ना में जवाब दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर क्या बात करो, आपने हमें हल्के में ले रहे हो ज्यादा ही। हम आपको इतने हल्के में नहीं रहने देंगे अपने आप को, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है ना भाई। तो जरा देखना है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। और भाई अब यहां पर हमने लिखा I, यहां हमने लिखा V, तो I इक्वल्स टू V बाय आर में स्लोप कितना हो जाएगा? अब सोचिए, बताओ स्लोप। अब स्लोप कितना हुआ, सोचो स्लोप कितना हुआ इस ग्राफ का? स्लोप 1 बाय आर। याद रखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और इन पर सवाल भी आते हैं एग्जाम्स में। अरे आई वी में कंडक्टेंस नहीं आएगा बेटा, रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, ओके। और ये ग्राफ किसके हैं? ओमिक कंडक्टर के, फॉर ओमिक कंडक्टर। किसके ग्राफ है? ओमिक कंडक्टर। These graphs are for ohmic conductors. अब बच्चे पूछे सर रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? बच्चे इनका टाइम आएगा, रुके रहो, हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे, ठीक है। अभी ये करते हैं सवाल, लेट्स डू अ क्वेश्चन। एक सवाल करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन ना, एक सवाल, क्वेश्चन क्वेश्चन। सर गोला खतरा, गोला माने खतरा, ऐसा क्या? सर कुछ लोचा लग रहा है, खतरनाक चीज देने वाले हो क्या आप हमें? नहीं बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है, धीरे देखेंगे। सवाल देखो, सवाल, क्वेश्चन क्वेश्चन, प्लीज सी द क्वेश्चन। स्टडी स्टेट करंट, जो बच्चे लीव कर रहे हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है, ये ध्यान में रखना। स्टडी स्टेट करंट
flowing in a metallic conductor. बच्चों अब आप मुझे सोच के बताओ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सोच बताओ, ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना? तो इसमें स्टडी स्टेट करंट है, मतलब कि करंट में कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो अपना चल रहा है कांस्टेंट वैल्यू। करंट जा रहा है आई, करंट जा रहा है मान लो इस सरफेस में कितना बच्चा आई, ठीक है फ्रेंड्स? करंट जा रहा है मान लो आई। यहां पर ना 2 पॉइंट दे देंगे आपको, यू आर गिवन विद 2 पॉइंट्स, यू आर गिवन विद 2 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपको एक एक टॉप पॉइंट देता रहूंगा, आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताते रहना। फिल इन द ब्लैंक्स क्या क्या फिल करना है? ये साइन होता है लेस देन का, ये साइन होता है इक्वल टू का, ये साइन होता है ग्रेटर देन का। सर आप क्या हमको क्लास 1-2 का बच्चा समझ रहे हैं जो हम ऐसे सवाल करेंगे? तो ये डालने आपको लेस देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन, ठीक है ना? क्लियर होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन डालें, ठीक है ना? आओ देखो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने, I1 और I2 के बीच में क्या आएगा रिलेशन? I1 और I2 के बीच में ये ब्लैंक है बच्चों, क्या आना चाहिए? इक्वल टू का साइन, स्मॉलर देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन? अगर आप लिख भी सकते हो लेस ग्रेटर देन इक्वल, किसका साइन आना चाहिए? सोच के बताओ जल्दी से। सबको बताया जो करंट यहाँ आएगा वो करंट यहाँ जाएगा। जैसे पाइप में जितना पानी घुसेगा उतना पानी बाहर निकलेगा, तो जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर जाएगा। सोचो ना यार भाई, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, डेट्स इट, खत्म कहानी। तो इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन, जितना करंट घुसेगा उतना करंट बाहर जाएगा, सीधी सी बात है, इक्वल टू साइन आएगा। अगला देखना J1 J2, J1 जो बच्चा पूछे, J1 J क्या होता है? करंट डेंसिटी। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के देखिएगा। J1 J2 के बीच में साइन कैसा आएगा? सोचो समझो लिखो, यू हैव योर टाइम, you have your time। तो देखो मैं बताता हूं, आप मुझे बताओ J का फॉर्मूला। सोचो मैं J दिखता कैसे है? J इक्वल्स टू I बाय, J इक्वल्स टू I बाय, अब I तो सेम है तो J इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय। और तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो A1 का एरिया बड़ा है A2 से, एंड देयरफॉर J1 की वैल्यू क्या होगी? J2 से कम, तो दैट इज ये वाला साइन, दैट इज ये वाला साइन, J1 लेस देन J2 है ना? J1 लेस देन J2, J1 इज लेस देन J2। कितनों का सही है? यस प्रेस करना है जितनों का सही है। ऑल दोज हु हैव गॉट बोथ दिस आंसर एज करेक्ट आंसर्स प्लीज प्रेस यस। सब लोग ऑप्शन दो। अगला देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। अब ये सवाल है बच्चों आए हुए, ये सवाल है, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। E1 E2 के बीच में रिलेशन बताओ, टेल मी द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। E1 और E2 के बीच में बताओ। यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू। E1 is greater than E2 और E1 is less than E2। हाँ, टेम्परेचर सब कांस्टेंट है भैया, टेम्परेचर सब कांस्टेंट है, जब तक नहीं दिया जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट ही मानेंगे आप। तो देखो यार, वी नो दैट J इक्वल्स टू सिग्मा E होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो J इज प्रोपोर्शनल टू E। तो अगर J1 लेस देन J2 है तो, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, J1 लेस देन J2 है तो आपका E1 भी लेस देन E2 होगा। सही है सर, आ गया आंसर। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के लिखना। मैंने ये तीनों पार्ट में जानबूझ कर करवाया इससे कि तुम ये अगला कर पाओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 पे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 पे। VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चे,
वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सोच समझ के लिखना, सोच समझ के। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, सोच समझ के लिखो। देखो, तुमने फॉर्मूला पढ़ा था वीडी का ना, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वीडी का, कौन सा फॉर्मूला सर? वीडी इक्वल्स टू आई बाय एनी, सॉरी जे बाय एनी, जे बाय एनी, हाँ जे बाय एनी, वीडी इक्वल्स टू जे बाय एनी, है ना। एन कांस्टेंट ई कांस्टेंट, तो वीडी इज प्रोपोर्शनल टू जे, तो J1 J2 का रिजल्ट ही VD1 VD2 के बराबर होगा, तो यही आंसर किया। तो VD1 इज लेस देन VD2। अब ध्यान देखना यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, नॉन यूनिफॉर्म, तो वो रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किसके लिए था? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। यहाँ पर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ क्या है? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान में रखना बच्चों ये, ठीक है ना बच्चों? अरे बोलो, क्या ये सवाल क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन अगर आए और हम आंख बंद करके आंसर लिख के आएंगे तो दिक्कत दे सकता है हमको, ठीक है ना? सवाल दिक्कत दे सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। ये क्या है? अच्छा ओके ओके, तो तुम्हारे रिजल्ट्स, ठीक है। तो एक बार फीडबैक पे, इस पे अगर आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आया तो प्लीज अपना कीमती वोट जरूर दें, और कुछ फर्क पड़ेगा नहीं मेरे को। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सारे आंसर तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है।